सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, साथ ही साथ आईपीओ की कुछ डिटेल्स भी जानेंगे और कंपनी का प्राइस बैंड और कितने पैसे कंपनी को चाहिए वो सब कुछ भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में बड़े विस्तार से। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग करेंगे सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। अभी अगर हम लोग यहाँ पर आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो 20 तारीख से आईपीओ शुरू होगा, 24 तारीख तक चलेगा। 26 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी और 27 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो 27 तारीख के दिन ही आपका जो भी है रिफंड वो इनिशिएट हो जाएगा और 30 तारीख के दिन सोमवार को ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है। प्राइस बैंड 372 से लेके 391 का है। अगर अप्लाई करना है तो 391 के ऊपर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। 38 शेयर्स का एक लॉट बना हुआ है, तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 38 शेयर्स मिलेंगे। इशू साइज़ की बात करेंगे तो 582 करोड़ का इशू साइज़ है, जिसमें से 500 करोड़ जो है वो है फ्रेश इशू। ठीक है। और जो 82 करोड़ है वो है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। तो ये रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो 85-88% का पैसा जो भी है वो कंपनी के पास जाएगा और बाकी का जो 82 करोड़ है वो जाएगा ऑफर फॉर सेल, यानी प्रमोटर्स अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग्स बेच रहे हैं। तो ये जो रेशो है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, कोटास की बात कर लेते हैं। तो 75% का कोटा मिला है क्यूआईबी को, 10% का रिटेल को और 15% का एचएनआई को। यूजुअली जब भी ऐसा होता है कि क्यूआईबी को ज़्यादा कोटा मिला है तो इसका ये मतलब रहता है कि कंपनी को ये नहीं चाहिए होता है कि रिटेलर्स इतना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, क्यूआईबी मतलब उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करे और ये लोग का जो आईपीओ है वो अंडर सब्सक्राइब्ड ना हो। तो इसके लिए क्यूआईबी को यूजुअली ज़्यादा कोटा मिला जाता है। बट इसके अंदर 75% क्यूआईबी को मिला है, 10% रिटेल को मिला है और एचएनआई को 15% मिला है। हम लोग डेफिनेटली आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। ठीक है। आप एक लॉट लोगे तो उसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 14,858 रुपये। जैसे ही आप 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन डाल दोगे आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है। एचएनआई कैटेगरी के लिए और रिटेल कैटेगरी कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आईपीओ आपके अकाउंट में आ जाता है, आप शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसके अगले मिनट ही आप शेयर्स बेच सकते हो। ठीक है। अभी अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 71% है आईपीओ के पहले, और आईपीओ के बाद इसका डिटेल्स कुछ दिया नहीं गया है। बट डेफिनेटली आईपीओ के बाद भी थोड़ी बहुत तो कम होगी, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में भी 82 करोड़ है। ठीक है। इधर ये लोग का रिजर्वेशन कैटेगरी है जो एम्प्लॉयज़ लोग के लिए, वो भी आप जाके बाद में पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि कंपनी बिजनेस क्या करती है और किस हिसाब से ये लोग का जो भी धंधा चल रहा है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब 2017 में लोग ने शुरू किया था, और जैसे कि नाम ये लोग का बता रहा है सिनोरिस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो डेफिनेटली ये लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी pharmaceutical products primarily for the regulated markets of the यूएस, कनाडा एंड यूके। ठीक है। तो अभी ये लोग का मेन फोकस क्या है, यूएस, कनाडा और यूके में ये लोग का मेन फोकस है। बट ये इमर्जिंग कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट्स को भी ये लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो इसका फिलहाल ये मतलब चल रहा है कि ये लोग इंडिया में ऑपरेट नहीं करते। कंपनी इंडिया की है बट ये लोग का पूरा जो भी है बिजनेस ये एक्सपोर्ट्स पे है। ठीक है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी कंपनी का प्रोडक्ट्स में ये सब कुछ जितने भी है ना, ये सब कुछ टैबलेट्स के नाम है, टैबलेट्स या फिर जो भी वो लोग के जो भी वो लोग के प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ ये लोग के इधर ऑलरेडी इधर दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक नाम है, आप जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। बट ये इधर डेफिनेटली लोग ने टैबलेट्स का कुछ नाम दिया, आप वो जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 55 प्रोडक्ट्स थे,
थेरेपेटिक एरियाज़ में, और जिसके अंदर क्या क्या एंटीबायोटिक्स है, ये लोग क्या एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स है। और उसके बाद ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हॉस्पिटल्स के साथ भी अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया ये लोग ने भी टाई अप करा है। तो जैसा कि मुझे लग रहा था जब हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा कि ये लोग का मेन मोटिव यूएस यूके कनाडा है, बट यहाँ पर लोग इंडिया में भी कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, बट शायद से ये लोग का वो रहेगा कि ज़्यादा ये लोग फोकस्ड यूएस कनाडा और यूके में कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग 30 सितंबर 2024 तक अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ऑपरेट्स 3 डेडिकेटेड R&D फैसिलिटी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड यूएस। तो ये लोग की 3 फैसिलिटीज़ है इंडिया में और यूएस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी है। ठीक है, कंपनी ऑपरेट्स इन एमर्जिंग मार्केट्स अक्रॉस 43 कंट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्स क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल्स एंड एपीआईज। ठीक है, और ये लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो किधर है, अहमदाबाद गुजरात में ये लोग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो फिलहाल ये हम लोग को मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कंपनी के बारे में। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। कंपनी सर्व्स इन यूएस कनाडा, company serves in US, Canada and UK regulated markets with its US FDA approved manufacturing facility। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कि उधर की जो भी फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है वो लोग ने इस फैसिलिटी को अप्रूव करा है। जो यूएस की जो ये लोग की ये वाली जो फैसिलिटी है वो लोग ने अप्रूव करा है, क्योंकि जो भी ये फार्मा इंडस्ट्री है बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट है। इसके ऊपर आपको बहुत जिस भी कंट्री में आप ऑपरेट करते हो उसके रेगुलेशंस को मीट होना ज़रूरी है। अगर आप उसको मीट नहीं कर पाते हो तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर लॉ सूट्स बन सकते हैं, बिजनेस बंद हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टेलर्ड फॉर रेगुलेटेड मार्केट्स डेवलप्ड इन अ ब्रीफ पीरियड, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग एग्रीमेंट्स विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन यूएस कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम regulated markets, presence in emerging markets with a product portfolio including specialty or complex products, robust R&D capabilities driving our differentiated products पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो आप देखोगे ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया रेगुलेटेड मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, एफडी अप्रूव। तो ये लोग ये सब मतलब इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक फोकस्ड इसमें है, यूएस कनाडा यूके में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, बट लोग दूसरे दूसरे मार्केट्स में भी, इमर्जिंग मार्केट्स में भी ये लोग टैप इन कर रहे हैं। टैप इन कर रहे हैं मतलब कि वो लोग और भी दूसरे कंट्रीज़ में भी ये लोग जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि उधर भी अगर अपने पास अपॉर्चुनिटी तो हम लोग उसको मिस ना करें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओवरऑल अभी तक जो बिज़नेस मॉडल है, जो बिज़नेस का काम है, वो फिलहाल अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगा कि कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं, जिधर से हम लोग को पता चलेगा कंपनी की क्या हालत चल रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर और यहाँ पर ये 2 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स है हमारे पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एसेट्स की बात करेंगे तो पहले 60 करोड़ के एसेट्स थे, वो सीधा डबल हो गए 131 करोड़ के एसेट्स, और उसके बाद लिटरली 4 गुना एसेट्स हो गए, एक्चुअली 5 गुना हो गए, 621 करोड़, और उसके बाद और एक क्वार्टर में और 50-60 करोड़ के एसेट्स लोग ने जोड़ दिए, तो लगभग 680 करोड़ के एसेट्स आ गए हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले सिर्फ 14.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, फिर लगभग 3 गुना हो गया रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 40 करोड़ का, और उसके बाद 5 गुना हो गया रेवेन्यू 217 करोड़ का। अभी मतलब 2 क्वार्टर के अंदर ही ये लोग ने लगभग 180 करोड़ 185 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ऑलरेडी बना दिया है। अगर मैं इसको इंटू 2 में भी करूँ तो 370 टू 380 करोड़ के आसपास का लोग रेवेन्यू कर देंगे, तो ऑलमोस्ट 40% का जंप इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आप पहले साल देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ का था। ठीक है, लगभग 1 करोड़, 99 लैक्स था, बट लगभग 1 करोड़ का था। उसके बाद 8.5 करोड़, उसके बाद 32 करोड़, और उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर 24 करोड़ का ये लोग ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी 48 टू 50 करोड़ का ये लोग इस साल बना सकते हैं। और हम लोग ने सेल बताया था 380 करोड़, अगर हम लोग इसको 400 करोड़ भी पकड़ लेंगे, 400 करोड़ पे 50 करोड़ का अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो 12 से 13% का ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन आराम से निकल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देखेंगे जो पिछले साल के हिसाब से 22 करोड़ पे 220 करोड़ के आसपास 32 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि मोटा मोटी इसके अंदर ये लोग ने ऑलरेडी 14% 13-14% पर ये लोग खेल रहे हैं। अभी एक और एक आपको इंटरेस्टिंग बात
बताऊंगा। आप देखो पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी यहाँ पर 24 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी ये लोग ने जनरेट कर दिया है। तो ईयर एंड होते होते 48 to 50 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट कर देंगे। तो लिटरली इसके अंदर अभी तक में ही ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो 24 गुना हो गया है। और ईयर एंड होते होते ये प्रॉफिट जो है वो 50 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 50 टाइम्स हो जाएगा लोग का प्रॉफिट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व्स 25 करोड़ के थे, बढ़कर 35 करोड़ हो गए। उसके बाद बढ़कर 5 गुना रिजर्व्स बढ़े, 175 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। और उसके बाद वापस पिछले 2 क्वार्टर में ही ये लोगों ने लगभग 90 करोड़ के आसपास के और रिजर्व्स बना दिए, जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 14 करोड़ की बोरोविंग्स थी, वो बढ़कर 60 करोड़ की हो गई, फिर से बढ़कर 250 करोड़ हो गई, और अभी 6 करोड़ की लोग ने बोरोविंग्स पिछले 2 क्वार्टर में कम की है। तो कहीं ना कि बोरोविंग्स थोड़ा हायर साइड में है एज कम्पेयर टू रिजर्व्स। डेफिनेटली ये लोग जो भी आईपीओ से जो पैसा जाएगा उसमें से लोग को कहीं ना कहीं ये जो क्या कहते हैं बोरोविंग्स कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ये लोग को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे और भी डिटेल्स देख लेते हैं, कंपनी के रेशियोज देख लेते हैं, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज, जिससे हम लोग को और भी कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1350 करोड़ की कंपनी है। आरओई देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 23 के ऊपर का आरओई है। और आर ओ सी ई 11.73 है, जो कि थोड़ा सा एक लोअर साइड पे है, नेगेटिव अगर मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। बट आरओई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। पैट मार्जिन बहुत ही अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू फिर भी अच्छा है, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू है, 5.84 एक अच्छा वैल्यू मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ईपीएस की बात करेंगे तो प्री आईपीओ 9.83 का है, पोस्ट आईपीओ 13.86 हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पीई रेशो प्री आईपीओ 40 के आसपास था, पोस्ट आईपीओ 29 का हो जाएगा, ये भी ठीक ठाक है। मतलब ऑब्वियसली पीई रेशो कम हो रहा है, अच्छी बात है, ईपीएस बढ़ रहा है, अच्छी बात है। तो फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा इतने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। एक दो येलो फ्लैग्स है, बट फिलहाल रेड फ्लैग तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी को पैसे से करना क्या है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लोग की एक सब्सिडरी है हैविक्स ग्रुप, इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपेक्स का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मैं क्योंकि ये लोग को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालना है एटलांटा फैसिलिटी में, तो जो यूएस में जो ये लोग की फैसिलिटी एटलांटा की शायद होगी, उसी फैसिलिटी में ये लोग को भी कहीं ना कहीं कैपेक्स करना है। फिर उसके बाद ये लोग बोरोविंग्स भी जो कम करने के बोल रहे हैं, साथ ही साथ जो ये वाली जो कंपनी है हैवेक्स ग्रुप, इसकी भी बोरोइंग्स ये लोग कम करने का उसके लिए भी ये लोग को पैसे चाहिए कुछ ना कुछ, और कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और फिर उसके बाद ये लोग को जो ये लोग की सेनोरिस फार्मास्यूटिकल इनकॉर्पोरेटेड एंड रत्नारिस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये दो ये लोग के सब्सिडीज है, ये लोग के भी वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोग को फंडिंग चाहिए, उस हिसाब से लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ टू एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, तो लोग कहीं ना कहीं एक्विजिशन का भी सोच रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर ये लोग के मतलब देखो एक्विजिशंस क्यों करती है यूजुअली कंपनीज, कि अगर आपके पास कोई एक मार्केट शेयर, अगर आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, या तो फिर आपके कॉम्पिटिटर के पास कुछ ऐसा स्पेसिफिकली जैसे फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दवाई वो सब होते हैं, वो सब पेटेंट किए जाते हैं, तो शायद आपके कॉम्पिटिटर के पास कोई ऐसा पेटेंट होगा जो शायद आपको चाहिए रहेगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, वो एक चीज़ हो सकती है। या फिर कोई आपका सप्लायर रहेगा जिधर से आपको माल आ रहा है, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, तो कितनी बारी कंपनीज वो वाली कंपनीज को भी एक्वायर कर लेती है। तो ये सब चीज़ का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लोग इसका कंक्लूजन निकालते कि अभी मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ठीक है, पहले तो आप कंपनी या जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है, फार्मा बिज़नेस यूजुअली एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिज़नेस भी हम लोग कह सकते हैं इसको। जैसे हम लोग एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि खाना पीना हो तो हम लोग दिन भर मतलब एफएमसीजी सेक्टर यूजुअली चलता है, क्योंकि ज़रूरत का सामान मिलता है। बट फार्मा इंडस्ट्री या फिर दवाई वो सब में भी ज़रूरत का सामान ही है, करेक्ट। मतलब क्योंकि इवेंचुअली हम लोग को जब से स्पेसिफिकली जब से कोविड आया है, तब से फार्मा इंडस्ट्री ने भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिया, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ वेल्थ के ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए लोग। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैक्टर बन सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर मैं लेके बोलूँ तो बुरा मुझे एक ही चीज़ लग रहा है कि बोरोविंग्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और रिजर्व्स के मुकाबले बोरोविंग्स थोड़ी सी टाइट चल रही है। कि बट ऑब्वियसली ये लोग ने कहा है कि ये लोग बोरोविंग्स कम करेंगे। मेरे हिसाब से 500 करोड़ अगर कंपनी के पास जा रहा है तो 100-150 करोड़ की बोरोविंग्स तो कम हो जानी चाहिए।
रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एसेट्स में भी ग्रोथ आई है, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आरओसी का नंबर थोड़ा सा कम है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है। ईपीएस रेशो ठीक ठाक सा चल रहा है, पीई रेशो ठीक ठाक सा है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, कंपनी में प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है? प्रोज ये हो सकता है कि जैसे कि कंपनी का एफडीए अप्रूवल है, तो कहीं ना कहीं लोग यूएस, यूके और कनाडा मार्केट में लोग टैप इन कर रहे हैं, ये लोग उधर काम कर रहे हैं, और उधर की करेंसी भी अपने से ज़्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो रेवेन्यू में भी हम लोग को वो एक मार्जिन अच्छा खासा दिख सकता है। कॉन्स अगर मैं बोलूँ तो कॉन्स में कहीं ना कहीं अभी अगर कल को कुछ भी गवर्नमेंट ने अगर किधर कुछ भी चेंजेस कर दिया, तो ये लोग को थोड़ा सा वो डील करने में ना तकलीफ आ सकती है। कल को यूएस गवर्नमेंट ने उठ के बोल दिया, अभी ट्रम्प भाई साहब अभी प्रेसिडेंट बन गए, कल को उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आपको यहाँ पर मान लो जहाँ पर अगर कंपनी को 30% 50% टैक्स जो भी उधर देना पड़ता है, कल को लोग ने टैक्स बढ़ा दिया, या फिर लोग ने बोल दिया कि नहीं, आपको सिर्फ एफडीए अप्रूवल से नहीं चलेगा, आपको और 5-6 अप्रूवल लगेंगे, और या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कंप्लायंस आ गया उसके अंदर, तो वो दिक्कत आ सकता है। और मैं सिर्फ ये यूएस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कनाडा और यूके के हिसाब से भी कब बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सब रेगुलेशंस है ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, बट यही चीज़ एक अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि रेगुलेशंस की वजह से कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अगर जो भी कंपनीज थोड़ा सा मतलब घोटाला वोटाला करके काम करें तो कहीं ना कहीं वो लोग ऑलरेडी रेगुलेशंस में से निकल जाते हैं, और फिर फिल्टर होकर अच्छी अच्छी कंपनीज ही यूजुअली एक इतना अच्छा मार्केट कैप्चर कर पाती है। दूसरी एक अच्छी बात ये लगी मुझे, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15% का पैट मार्जिन है, बट ये जो भी है ये सभी लोग के क्लाइंट्स है, 43 कंट्रीज़ में लोग डील कर रहे हैं, 55 प्रोडक्ट्स है ये लोग के पास, तो ये लोग ऑलरेडी मतलब एक बी टू बी बिजनेस में है, और बी टू बी बिजनेस में भी अगर 15% का आप मार्जिन निकाल रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, बट मैं फिर भी इसको एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर का वेट करूँगा, फिर मैं अप्लाई करने का सोचूंगा अभी तक के लिए। बट अगर मुझे डेफिनेटली, अगर मुझे कुछ और पता चलता है और रिसर्च करने के बाद अगर मुझे कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो मैं शॉर्ट्स के ज़रिए मैं बता दूंगा, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और उसके बाद अप्लाई करोगे या नहीं करने वाले हो, वो सब कुछ कमेंट करके बता देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।